वंदे भारत की शान। नमस्कार, मैं रिंकी त्यागी एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम डिजिटल किसान। डिजिटल किसान में हम आपके लिए लेकर आते हैं इंटरनेट से जुड़ी वो तमाम जानकारी जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको होगी डिजिटल नॉलेज तभी तो आप बनेंगे डिजिटल और स्मार्ट किसान। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन फटाफट से एक बार फिर से बता देती हूँ तीनों सेगमेंट्स के नाम। पहला है डिजिटल पाठशाला, इसमें हम ऑनलाइन ऐप्स और उन्हें कैसे इस्तेमाल करें इसकी जानकारी देते हैं। दूसरा है अर्थनीति, यहाँ बैंकिंग और ट्रेडिंग की बात होती है। वहीं तीसरा और आखिरी सेगमेंट है सरकारी योजनाओं से लाभ, इसमें हम किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, डिजिटल पाठशाला। हर कोई चाहता है कि उसके सभी काम घर बैठे आसानी से हो जाएं। खासकर बैंक जाना तो झंझट ही लगता है, क्योंकि बैंक के छोटे छोटे कामों के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। ऐसे में हमारे किसान भाई बहन ज़रूर कुछ ऐसा उपाय चाहते होंगे जो उनकी इस परेशानी का हल कर दे। तो आज हम आपकी इसी परेशानी का हल ढूंढ कर लाए हैं डिजिटल पाठशाला में। आज आपको बताएंगे योनो कृषि ऐप के बारे में, और इस ऐप के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। और जैसा कि आप पहले जानकारी दे चुके हैं हमारे व्यूअर्स को कि एसबीआई योनो ऐप क्या होता है, आज हम बात करेंगे योनो कृषि ऐप के बारे में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि योनो कृषि ऐप क्या होता है और इससे क्या लाभ हमारे जो किसान भाई बहन है वो उठा सकते हैं। देखिए, हम अभी डिजिटल किसान के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे में ऐप ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और ऐसे में योनो कृषि ऐप एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो किसान भाई हैं वो अब डिजिटलाइजेशन की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखे हैं, और ऐसे में डिजिटल ऐप्स का आना बहुत एक सराहनीय बात है। और हमने देखा है कि इसमें एसबीआई कृषि ऐप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर हम ऐप के बारे में बात करें तो ऐप को बाकी ऐप्स की तरह आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम योनो एसबीआई लाइफस्टाइल ऐप, अगर बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल ऐप को डाउनलोड करते हैं वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल रजिस्ट्रेशन है, उसमें आप मोबाइल के थ्रू उसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट एसबीआई के अंदर है, बैंक में है, तो उस क्रेडेंशियल से भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। और जो मोबाइल ऐप है ये एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप अपने जो भी ट्रांजैक्शंस हैं कृषि से रिगार्डिंग, आपके जो भी लोन के रिगार्डिंग, किसान क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, आपकी जो फसल है उसके रिगार्डिंग, जो भी आप समाधान चाहते हैं उस ऐप से आपको मिलेगा। इस ऐप के अंदर आप अपने बचत खाते को बना सकते हैं। इसके अंदर आपको किस तरीके से खेती करनी है उसकी भी आपको सहायता मिलेगी। साथ में आप जो क्रेडिट लोन है उसको भी आप यहाँ पर बढ़ा और घटा सकते हैं। तो सभी फायदे इस ऐप के अंदर है, जिसमें किसान अपने फाइनेंस से लेकर, अपनी सेविंग से लेकर, अपनी खेती से लेकर सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। अनुज जी, एसबीआई जो हमने योनो बैंक ऐप जो हमने जाना था पहले, और आज हम योनो कृषि ऐप के बारे में जान रहे थे, दोनों जो ऐप है किस तरह से अलग हैं? देखिए, ऐप सेम है, ऐप में कोई चेंज नहीं है, बट अगर हम डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर लाइफस्टाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी जो योनो बैंकिंग था उसमें आप खाली बैंकिंग के बारे में डिस्कशन कर सकते थे, जबकि कृषि ऐप के अंदर किसान से रिगार्डिंग, कृषि से रिगार्डिंग जो ऐप है उस ऐप के अंदर आप जो भी किसान है अपने जो उनका अकाउंट नंबर है उससे लॉगिन कर सकते हैं, और कृषि संबंधी जो भी समस्या है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं, और अपने अकाउंट्स को, अपने खाते को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे अनुज जी कि फीचर्स क्या कुछ इसमें दिए गए हैं। देखिए, इसमें 4 तरह के फीचर हैं। इसमें बचत एक खाता करके है, दूसरा इसमें मित्र और मंडी है। इसमें 4 इसके स्टेजेस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बचत के अंदर किसान आप जो भी सेविंग्स करते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं, उसका पूरा खाता रख सकते हैं। जो साथ में उनका जो बचत है उसको यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं, अपना खाता मेंटेन कर सकते हैं, जो भी वो सेविंग्स करते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल्ड लोन। किसान जनरली अपनी खेती के लिए गोल्ड को लोन पे रखते हैं, तो एसबीआई के थ्रू गोल्ड लोन ले सकते हैं। किसान अपना जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, जो उनकी क्रेडिट की लिमिट है, उसको यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं और उसके लिए अप्रूवल डाल सकते हैं, तो जो कि बैंक अप्रूव करके वो वहाँ से अपने क्रेडिट का जो लोन है वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है जो इनका जो मित्र है,
मित्र के अंदर अगर वो कोई खेती करना चाहते हैं या खेती से संबंधित कोई उनको परेशानी आ रही है, तो वहाँ पर वो उसके लिए सुझाव ले सकते हैं। अगर कोई खेती करने का नया तरीका है, वो वहाँ पर डाल सकते हैं, और जो बाकी लोग खेती कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग वो समस्याएँ जो उनको आई है, वो वहाँ पर जानकर अपनी खेती में सुधार कर सकते हैं। तीसरा जो है, वो है यहाँ पर अगर देखें तो मंडी। इस मंडी के अंदर एक जो इनका बटन है, इस मंडी के अंदर जाकर वो कमोडिटी के प्राइस, खेती के प्राइस निकाल सकते हैं, अपनी फसल के प्राइस यहाँ पर जाके देख सकते हैं, एवं अपनी जो फसल है उसको जहाँ उनको बेचना चाहें वहाँ पर वो बेच सकते हैं। क्योंकि ये ऐप काफ़ी मंडियों से लिंक्ड है, तो अगर वो अपनी क्रॉप को बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। अपनी क्रॉप का प्राइस अगर देखना चाहें तो प्राइस भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी इस ऐप को यूज़ करके बचत कर सकते हैं, अपनी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा और घटा सकते हैं, अपना जो लोन है उसको देख सकते हैं, साथ में कृषि संबंधी जो भी समस्याएं हैं या अपनी जो कृषि है उसका प्राइस, अपनी खेती का जो प्राइस है उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो सभी समाधान इस ऐप के थ्रू वो देख सकते हैं। लोन लेने का प्रोसेस क्या है, आप फुल डेमो के साथ हमारे दर्शकों को बताएं। इस लोन लेने का जब आप ऐप में लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल नंबर से या फिर अपने ईमेल आईडी से या फिर आपका जो अकाउंट नंबर है उससे जब आप लॉगिन करेंगे, तो उसके अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक लोन का ऑप्शन है। उस लोन के अंदर आपको कितना लोन चाहिए वो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके साथ आपकी जो क्रॉप की फुल प्रिस्क्रिप्शन है वो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आप अगर गोल्ड लोन लेना चाह रहे हैं तो अपने गोल्ड की वैल्यूएशन वहाँ पर आप डाल सकते हैं, कितना ग्राम गोल्ड है आपका वो डाल सकते हैं। उसके बाद जब बैंक उसको अप्रूव करेगा, तो उसको अप्रूव करने के बाद आपको वो अपना जो गोल्ड है वो आपको बैंक के पास ले जाना पड़ेगा और बैंक उसकी वैल्यूएशन करके आपको उसका लोन दे देगा। वहीं अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है, किसान क्रेडिट कार्ड, तो आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं, आपकी जो जितनी आपके पास खेती करने की ज़मीन है, जितनी डिटेल है, वो सब डिटेल आप उसमें डाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लिमिट है वो बन जाएगी और उस लिमिट को आप बाद में भुना सकते हैं, जिसको आप अपनी खेती में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अनुज जी आपसे जानना चाहेंगे क्या लोन की किस्तें भी हम ऑनलाइन इस ऐप के जरिए पे कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इसके अंदर ऑप्शन है कि आप जो भी जब आप अपने अकाउंट को मैनेज करेंगे तो वहाँ पर आप खाता जब आप खुलेगा तो वहाँ पर आपकी जो भी रिसीविंग्स हैं, जो भी आपको पेमेंट्स आती हैं वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। साथ में आपकी जो भी किस्त है वो उस रिसीविंग से आपका जो बैलेंस है उससे कटती भी जाएगी। तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पेमेंट कहाँ से करनी है। अगर आप योनो ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं तो उस ऐप के थ्रू आप अपनी लोन की जो किस्त है वो भी आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर अब ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमें पड़ने वाली है लोन लेते समय? देखिए, लोन लेते समय डॉक्यूमेंटेशन में जो किसान है उसका आधार कार्ड चाहिए, उसका पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए और साथ में उसको जो लोन लेना है, उसको कितना अमाउंट का लोन लेना है, उसकी पूरी डिटेल जो है वो वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। अगर उसको गोल्ड लेना है तो गोल्ड के संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। अगर उसको कृषि संबंधित लोन लेना है तो कृषि संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि उसकी ज़मीन का जो एरिया है वो क्या बुआई करने वाला है, कितनी कॉस्टिंग की उसकी बुआई है, कितना अमाउंट उसको चाहिए, साथ में उसको कितना अगर फर्टिलाइजर चाहिए तो कितने अमाउंट का उसको फर्टिलाइजर चाहिए, अगर वो कौन सी क्रॉप लगा रहा है उसकी क्या वैल्यूएशन हो सकती है और कितना वो एक्सपेक्टेशन कर रहा है क्रॉप का, वो सब वहाँ पे जो मेजरमेंट है वो वहाँ पे डाल सकता है और उसके बाद उसका लोन अप्रूव हो सकता है। क्या अनुज जी यहाँ पर कोई हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है? क्योंकि जब भी हम लोन जैसी चीजें लेते हैं तो हम चाहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा रहे। देखिए, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहाँ पर आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच होगी उसका नंबर दिया गया है। जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, किसान का जिस ब्रांच में अकाउंट है उस ब्रांच का नंबर दिया गया है, साथ में सेंट्रलाइज नंबर जो है वो भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप उस नंबर को डायल करके यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो ग्रीवियंस सेल के ईमेल आईडी है वो भी वहाँ पर दिए गए हैं। तो किसान वहाँ पर अगर किसान पढ़ा लिखा है, समझदार है और ईमेल करना जानता है तो वो ईमेल करके भी अपनी सॉल्यूशन का हल निकाल सकता है। तो क्या केसीसी के अलावा भी जो किसान है वो इस ऐप के थ्रू कोई और लोन लेना चाहे तो वो कर सकते हैं अप्लाई? देखिए, बिल्कुल ले सकते हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो केसीसी वाला कार्ड रहता है, उसको किसान यूज़ कर सकता है। और उसके अलावा भी अगर किसान को लोन चाहिए, अगर उसको अपने कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए लोन चाहिए, उसको अगर किसी संबंधित कोई मशीन खरीदनी है तो उसके रिगार्डिंग भी लोन चाहिए तो वो भी ले सकता है। हालांकि इस ऐप के थ्रू उसको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर भी मिलते हैं। जो भी उसके अंदर वेंडर्स होते हैं, जो जैसा कि मान लो उसको ट्रैक्टर लेना है तो ट्रैक्टर रिगार्डिंग भी उसको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो वो उस ऐप को यूज़ करके जो मशीनरी है उसको भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफर के साथ साथ उसको डिस्काउंट भी मिलता है और साथ में वो उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। और अगर हम आपसे जानना चाहें कि जो लोन पे करने की समय अवधि है, टाइम पीरियड है, वो क्या रहता है? देखिए, लोन पे करने की जो अवधि होती है वो जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 महीने से लेकर 1.5 से 2 साल तक रहती है। आप उसके अंदर उसको लोन पे कर सकते हैं। और साथ साथ अगर देखें तो किसान जो है उसको जो पेमेंट है, किसकी पेमेंट, वो मंथली भी कर सकता है और क्वार्टरली भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने आपको जानकारी दी है योनो कृषि ऐप के बारे में। काफ़ी अच्छा ये ऐप है, मंडियों से भी आपको जोड़ता है, लोन आप इससे ले सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी कि आज ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे।
जीएसटी गुड सर्विस टैक्स यानी उत्पाद पर लगने वाला कर, जो कि हम सभी पे करते हैं। लेकिन क्या इससे ज़्यादा जीएसटी के बारे में आप या हम जानते हैं? आज जीएसटी पर ज़्यादा जानकारी हम आपको देंगे अपने दूसरे सेगमेंट अर्थनीति में। लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है डीडी किसान पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल किसान। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट अर्थनीति की ओर, जिसमें आज बात होगी जीएसटी की। तो रुक करते हैं अपने एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का। तो हम आप पहुंचे अपने दूसरे सेगमेंट, जिसका नाम है अर्थनीति। और अर्थनीति में आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी की। तो सर, सबसे पहला सवाल यही कि जीएसटी आखिर है क्या? देखिए, अगर हम बेसिक से बात करें तो जनरली पहले हम अगर 2017 में स्कीम लॉन्च हुई थी, 2017 से पहले हमें मल्टीपल टैक्स देने पड़ते थे, हर स्टेप पर टैक्स पे करना पड़ता था, जिस वजह से वस्तु की कीमत बढ़ जाती थी। बट अगर हम देखें तो जीएसटी आने की वजह से, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके आने की वजह से सिंप्लीफाइड टैक्स रूल्स हुए हैं। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो जो जीएसटी की वजह से सिर्फ एक टैक्स लगता है, जिससे वस्तु की कीमत नहीं बढ़ती है। सिंप्लीफाइड हो गया है टैक्स, लेकिन इससे क्या कुछ फायदा हुआ है देश को, साथ ही जो टैक्स पेयर है उसको क्या कुछ फायदा पहुंचा है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो देखें कि सभी को फायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो राष्ट्रीय इनकम है, नेशनल इनकम है, वो भी बढ़ी है। हम अगर देखें तो करीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 22% की हमने ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन में देखी है इस बार, जो कि एक बहुत बड़ा मानक है। और हमने देखा है कि जीएसटी का जो लाने का एक मुद्दा था वो यहाँ पे सरल होता हुआ दिखाई दिया, और उसका जो मेन पॉइंट था वो यहाँ पे प्रूफ हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो जीएसटी सभी के लिए फायदेमंद रहा है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, या फिर कोई दुकानदार हो। सभी इस जीएसटी की वजह से सभी की जो टैक्स के इश्यूज थे वो सिंप्लीफाइड हुए हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे वो कौन कौन से टैक्सेस थे जिनको बंद करके जीएसटी लाया गया है? देखिए, बहुत सारे टैक्स हैं, उसकी जो लिमिट है वो बहुत सारी है, नंबर्स हैं। जैसे अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मेन टैक्स था वैट, जिसको हर एक लेवल पर लगाया जाता था। बट वैट के जाने की वजह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जीएसटी ने उसको रिप्लेस किया, और उसकी वजह से देखें तो जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम था वो खत्म हो गया। इसमें साथ अगर देखें तो प्रोफेशनल टैक्स था, कई बार हम सर्विस टैक्स देखते थे, वो सब यहाँ पे टैक्स हट गए हैं। अब सिर्फ जीएसटी रह गया है, जो कि एक टैक्स है सब देश, पूरे देश के लिए। तो यहाँ पर ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जीएसटी एक टर्म नहीं है, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो अनुज जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने टाइप्स के होते हैं जीएसटी? देखिए, जीएसटी अगर देखें तो 3 तरह का जीएसटी रहता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है, और एक यूजीएसटी होता है, और एक सीजीएसटी होता है। जिसमें स्टेट जीएसटी होता है, जो कि अगर हम कोई खरीदारी स्टेट के अंदर ही करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट जीएसटी। वहीं सीजीएसटी लगता है, जिसका एक पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स को जाता है। जो एक पार्ट होता है आईजीएसटी, जो इंटर स्टेट जीएसटी लगता है, जो कि स्टेट टू स्टेट में अगर आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो उसके अंदर लगता है। तो ये 3 तरह के जो जीएसटी हैं ये यहाँ पर यूज होते हैं। स्टेट टू स्टेट अगर करना है, आपको एक स्टेट के अंदर करना है, तो आपका जो सिंपल स्टेट है एसजीएसटी है वो लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट इसमें जाता है। वहीं अगर आपको 2 स्टेट्स के बीच में करना है तो दैट इज द आईजीएसटी, जो कि इंटर जीएसटी जो है टैक्स लगता है। तो यहाँ पर ये भी जानेंगे कि जीएसटी नंबर लेना किन के लिए कंपलसरी होता है और किस तरह से ये जीएसटी नंबर यूज किया जाता है? देखिए, जीएसटी नंबर 15 डिजिट का नंबर होता है, और ये हर व्यापारी के लिए लेना जरूरी है जो व्यापार कर रहा है। अगर हम रेगुलेशन वाइज देखें तो जिनकी टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है उनको जीएसटी लेना कंपलसरी है। और जो भी अगर किसी भी सर्विस में इंक्लूड है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, इवन अगर वो किसान भी है, तो भी उनके लिए जीएसटी नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो जीएसटी के दायरे में आती हैं। तो जीएसटी नंबर जो भी लोग लेते हैं, जो भी अगर व्यापारी हैं, इवन प्रोफेशनल हैं, सभी को जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, जो कि 15 डिजिट का होता है। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जीएसटी नंबर लेते हुए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? देखिए, जीएसटी नंबर लेते हुए कुछ ज़्यादा बड़े डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आप नई अपनी फर्म को रजिस्टर करा रहे हैं तो फर्म का नेम रहेगा, एमएसएमई के अंडर में अगर फर्म है तो उसका सर्टिफिकेशन रहेगा, उसके बाद फर्म का पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो इंडिविजुअल उसका आधार कार्ड, अगर डायरेक्टर्स हैं तो उन सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड रहेंगे।
जो भी कंपनी फॉर्मेशन है उस कंपनी का पूरा केवाईसी लगेगा। उसके बाद जीएसटी नंबर आता है, जीएसटी नंबर 15 नंबर का रहता है, 15 डिजिट का नंबर रहता है। और ये इसको आने में करीबन 10 से 15 दिन लगते थे, बट अब अगर हम देखें तो 3 से 4 दिनों के अंदर जीएसटी नंबर जो है वो अप्लाई हो जाता है और आ भी जाता है। अच्छा, आपसे अनुज जी ये जानना चाहूंगी कि हमने अक्सर देखा है कि जो एमआरपी प्राइस होता है, क्या उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है? पहले तो आप यही जानना चाहूंगी। देखिए बिल्कुल, जो एमआरपी होता है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जिसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। तो लेकिन कई बार जब हम शॉपिंग करते हैं मॉल से या कहीं से, तो जब जो बिल आता है उसमें अलग से वो जीएसटी जोड़ा जाता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए जो जीएसटी जोड़ा जाता है वो मैक्सिमम प्राइस होता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो भी कमोडिटी का प्राइस है, जो हम वस्तु परचेज कर रहे हैं, उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड होता है। तो अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उसका एक बेस वैल्यू होता है प्लस जीएसटी का वैल्यू होता है। तो वो जो बिल बनता है उसमें जो फाइनली जीएसटी आता है वो उन जो हम चीज़ ले रहे हैं उसके अंदर जो इंक्लूडिंग है जीएसटी, उसका एक वैल्यूशन आता है। अगर आप चेक करेंगे तो कोई आप ज़्यादा पे नहीं कर रहे होते हैं, आप जितना आपका कमोडिटी का प्राइस लिखा होता है उसी का टोटल अमाउंट लिखा होता है, प्लस जो उसके अंदर इंक्लूडिंग जीएसटी है वही उसके अंदर अलग से मेंशन होता है। कोई सेपरेट जीएसटी मेंशन नहीं होता है। अगर हमें लगता है कि कोई दुकानदार हमसे एक्स्ट्रा जीएसटी चार्ज कर रहा है या जो उसके ऊपर प्रिंट लिखा है रेट के ऊपर उससे अगर ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ, जो एक कंफ्यूजन था शायद मुझे भी था कि जब इंक्लूडेड होता है एमआरपी पे तो अलग से जो जीएसटी हमें जोड़ा जाता है वो क्यों जोड़ा जाता है, तो वो अलग से नहीं होता है, वो उसी का इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें जीएसटी रिटर्न की, तो जीएसटी रिटर्न किस तरह से फाइल किया जाता है और जीएसटी रिटर्न क्यों फाइल किया जाता है, ये भी आप साथ में हमें बता दीजिए। देखिए जिसके पास जीएसटी नंबर है उसको हर 3 महीने में जीएसटी रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप नील की भी भर सकते हैं, अदरवाइज उसमें 20 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी चार्ज होता है। तो जीएसटी लेने के बाद ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको हर 3 महीने में जीएसटी की रिटर्न भरनी है। और जीएसटी की रिटर्न जो है आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर इजीली भर सकते हैं। आपने जो भी टैक्स कलेक्ट किया है, जो भी आपने टैक्स पे किया है, उसका पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा और उसके बाद जो आपका डिफरेंस बचता है वो एक एज ए जीएसटी कलेक्शन के जीएसटी इनपुट अकाउंट में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसमें जो भी आपने जीएसटी कलेक्ट किया है या फिर आपने जो भी जीएसटी दिया है वो इजीली आप उसमें डाल सकते हैं। तो एक बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो गया है जो कि इजीली कोई भी एक नॉर्मल दुकानदार इसको इजीली भर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक टिन नंबर के बारे में भी हम सुनते हैं, तो ये जीएसटी और जो टिन नंबर है, जीएसटीआईएन नंबर और टिन नंबर में क्या कुछ फर्क होता है अनुज जी? देखिए टिन नंबर पहले चलता था, अब टिन नंबर नहीं है, अब खाली जीएसटी नंबर है, जो कि जो भी टिन धारक है वो जीएसटी को यूज करते हैं। और जीएसटी के नंबर आने के बाद अब टिन नंबर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी नंबर देकर कोई भी ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने सुना है कि आउटपुट और इनपुट 2 तरह के जीएसटी होते हैं, क्या है ये आउटपुट और इनपुट जीएसटी? देखिए इनपुट और आउटपुट ये टैक्स का सिस्टम है। अगर कोई भी व्यापारी जब माल खरीदता है तो जब वो टैक्स देता है तो उसको हम इनपुट बोलते हैं, और जब वो टैक्स वापस लेता है, जब वो माल बेचता है, तो जब उसको जो मिलता है दैट इज आउटपुट। तो ये इनपुट और आउटपुट जो है वो टैक्स का कलेक्शन है। इनपुट आउटपुट का जो डिफरेंस होता है वो सरकार के पास जाता है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी कलेक्शन फाइनली। तो जो खरीदार या जो प्रोड्यूसर है या फिर जो सप्लायर है वो इस जीएसटी के जो इनपुट और आउटपुट है उसके खाते को मेंटेन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है या फिर इनकम टैक्स है, जो जीएसटी है वो किस तरह से इसको इम्पैक्ट करता है? देखिए कॉर्पोरेट टैक्स अब जीएसटी आने के बाद अब नहीं लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है। कहीं पर भी अगर हम देखें तो अब जनरली जो भी एंट्रीज होती हैं वो सब जीएसटी के मायने पर होती हैं। और अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, डेफिनेटली इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स के लिए है, तो इनकम टैक्स तो है ही, बट साथ में अगर देखें तो जो जीएसटी है वो अब यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होता हुआ दिखाई दिया। बट कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें थोड़े डिफरेंट वे में है। कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए, जिसमें हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक जीएसटी आता हुआ दिखाई दिया है, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। अगर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो जीएसटी भर रहे हैं तो वो कॉर्पोरेट टैक्स को भी यहाँ पे भर सकते हैं। बट इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए जीएसटी का कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो इनकम जो गेन करते हैं उस पर वो टैक्स देते हैं। यहाँ पर हमने एक टर्म सुनी है अनुज जी, आरसीएम, वो क्या होती है जीएसटी में? देखिए आरसीएम बेसिकली एक रिटेल जो है एक टर्म होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं उस आरसीएम के अंदर इंक्लूड होती हैं। आरसीएम जनरली जो है जीएसटी का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो उसके अंदर आप मेंटेन रखते हैं। तो आज हमने जीएसटी के बारे में आपको बताया है, क्योंकि जीएसटी हम सब पे भी करते हैं और बहुत सुना भी है हमने, लेकिन आज उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे एक्सपर्ट ने दे दी है। आगे से आपकी जो भी क्वेरीज रही होंगी अब आप वो सवाल नहीं करेंगे। इसमें बेहद अहम था कि एमआरपी में जीएसटी इंक्लूडेड होता है तो अलग से जो मॉल्स होते हैं वो चार्ज क्यों लगाते हैं। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन अनुज जी आज आपने हमें दी है, थैंक यू सो मच।
फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको अपने तीसरे सेगमेंट में बताएंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के घरों तक पहुंची हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। उपज के बेहतर भाव के लिए, तकनीक की बेहतर जानकारी के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, खेत खलिहान से मंडी बाजार तक हर जानकारी के लिए मंडी.com, डीडी किसान पर हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत प्रोग्राम डिजिटल किसान में। और हम आ पहुंचे हैं अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो पेश है आपके लिए ये रिपोर्ट। महंगी स्वास्थ्य सेवाओं ने आम आदमी को हलकान कर दिया है। खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल के भारी भरकम खर्चे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से दूर ले जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत विजन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की। ये ऐसी योजना है जो बिना किसी कागजी कार्रवाई के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करती है। दरअसल भारत में 70% मरीज इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में कुल बेड्स की संख्या का 50% है, लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत छोटे होते हैं और ज्यादातर में बेड्स की संख्या 25 से कम होती है। इसके अलावा इन छोटे हॉस्पिटल का इलाज उतना गुणवत्तापूर्ण नहीं होता। एक और बात यह है कि ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल या तो शहरों में है या फिर शहरी इलाकों के नजदीक। इस तरह भारत की बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी अस्पतालों से दूर है। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ये भी पाया गया है कि भारत में करीब 86% ग्रामीण और 82% शहरी परिवार स्वास्थ्य बीमा की पहुंच से दूर हैं। इसके अलावा 17% भारतीय ऐसे हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने बजट का कम से कम 10% खर्च करते हैं। इस तरह का खर्च इन परिवारों पर बहुत भारी पड़ता है और वो कर्ज में चले जाते हैं। 24% ग्रामीण और 18% शहरी परिवारों को इलाज के लिए उधार लेना पड़ता है। ये बात भी सामने आई है कि महंगे इलाज की वजह से देश भर में हर साल 6% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। सरकार ने आमजन की इसी परेशानी को दूर करने के लिए जन आरोग्य योजना शुरू की है। यूं भी कह सकते हैं कि यही आंकड़े इस योजना का आधार बने। ऐसे में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेहतर इलाज से वंचित लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के जरिए भारत सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा को नई ऊंचाइयां दे रही है। ये सरकारी खर्च पर चलाया जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। जन आरोग्य योजना से जुड़ा कोई भी परिवार साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकता है। ये कैशलेस और पेपरलेस स्कीम है, यानी जब आप इलाज कराने जाएंगे तो आपको ना कोई कागज जमा करना है और ना ही कोई फीस देनी है। इस योजना से देश भर के करीब 10 करोड़ 74 लाख परिवारों में रहने वाले 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत का ऐलान किया। योजना में पंजीकरण के बाद आपको एक आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। 7 अप्रैल 2022 तक कुल 18 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं और इनके जरिए 3 करोड़ 28 लाख लोगों का इलाज हो चुका है। ये योजना अस्पताल से भर्ती कराने के 3 दिन पहले से लेकर अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक के खर्चे वहन करती है। इनमें अलग अलग तरह की जांच और दवाइयों पर आने वाला खर्च भी शामिल है। परिवार में सदस्यों की तादाद या उनकी उम्र को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ा व्यक्ति देश में कहीं भी अपना इलाज करवा सकता है। देश भर में 15,000 से अधिक अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को इस योजना से जोड़ा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि किस तरह से अस्पतालों के जरिए आमजन की जेब पर पड़ रहे भारी भरकम बोझ को कम किया जाए।
उम्मीद करते हैं कि आज प्रोग्राम में दी गई तमाम जानकारियां आपके ज़रूर काम आएंगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको डिजिटली साक्षर बनने में मदद करें, जिससे आप अपने सभी काम स्मार्टली कर पाएं और तमाम सरकारी प्रयास जो सरकार अपने देश के किसानों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए कर रही है, उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी आप उठा पाएं। दोस्तों, अगर आप कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते कुछ और नई डिजिटल जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।